ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली में आप सभी का स्वागत है। मैं कुंवरपाल सिंह, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। कक्षा नवम भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम इस किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्वों को अध्ययन करना आवश्यक होता है। पहला आवश्यक तत्व है स्थलाकृतियाँ, और दूसरा अपवाह, तीसरा वायुमंडलीय अवस्था। इससे पूर्व 2 अध्यायों मूल तत्वों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। पहला स्थलाकृतियाँ, दूसरा अपवाह, और आज तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वायुमंडलीय दशा। नवंबर में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? जून का महीना गर्म और असहनीय क्यों होता है? जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है? इन सब प्रश्नों का उत्तर आज के इस अध्ययन जलवायु में से हम जान सकते हैं। आज के अध्ययन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है जलवायु का अर्थ। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे यानी दीर्घ समयावधि, जिसमें 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहा जाता है। अर्थात जलवायु मौसम की औसत दशा होती है। दूसरा शब्द है इसमें मौसम का अर्थ। मौसम किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व। मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व एक समान ही होते हैं, फिर भी इसके प्रमुख तत्व 5 हैं। पहला तापमान, दूसरा वायुमंडलीय दाब, तीसरा पवन, चौथा तत्व आर्द्रता और 5वां तत्व वर्षण। मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम और जलवायु के अंतर को हम निम्न अंतरों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला अंतर इसमें समयावधि। पहला अर्थ, मौसम के अंतर्गत किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं, जबकि जलवायु के अंतर्गत किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन होता है। दूसरा अंतर का आधार है समयावधि। मौसम में किसी क्षेत्र अथवा स्थान की अल्पकालीन दशाएं होती हैं, जबकि जलवायु में किसी स्थान की सभी दशाओं के औसत का योग होती है। परिवर्तन। मौसम के अंतर्गत इसका परिवर्तन प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है, जबकि जलवायु लंबे समय तक, दीर्घकाल समय तक एक समान रहती है। किन दशाओं का योग होता है, यह अंतर का आधार। मौसम में किसी 1 या 2 दशाओं का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि जलवायु के अंतर्गत सभी दशाओं के औसत का प्रतिनिधित्व होता है। अंतिम अंतर का आधार है प्रभाव क्षेत्र। मौसम का प्रभाव मानव जीवन पर अल्पकाल के लिए पड़ता है, जबकि जलवायु का प्रभाव मानव जीवन पर दीर्घकाल तक के लिए पड़ता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मानसून का अर्थ। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ मौसम है, जबकि मौसम का अर्थ, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु की परिवर्तन से है। मानसून भारत की जलवायु मानसूनी पवनों पर निर्भर करती है, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून के एकरूपता होते हुए भी इसमें विविधताएं पाई जाती हैं।
प्रकार से भारत की जलवायु में कुछ प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। इन प्रादेशिक विभिन्नताओं के लिए दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला तत्व तापमान, गर्मी के दिनों में राजस्थान के मरुस्थल में लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, जबकि जम्मू कश्मीर में यह के पहलगांव में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। सर्दियों में जम्मू कश्मीर के द्रास में -45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है और तिरुवनंतपुरम इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण वर्षण, वर्षण के प्रकार और रूप में अंतर ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु की विभिन्नता में भी अंतर होता है। इन दोनों में विभिन्न प्रकार के मौसम, तापमान और वर्षण दो विस्पष्ट विभिन्नताएं हैं। मानसून का आगमन, जलवायु नियंत्रण किसी भी क्षेत्र अथवा स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। पहला कारक अक्षांश, दूसरा महत्वपूर्ण कारक तुंगता या ऊंचाई, तीसरा महत्वपूर्ण कारक वायु दाब एवं पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, और छठा महत्वपूर्ण कारक है उच्चावच लक्षण। ये किसी भी देश अथवा क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 महत्वपूर्ण कारक हैं। अब हमें विशेष रूप से, चूँकि भारत देश में रह रहे हैं, इसलिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का बारे में जानना है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 9 प्रमुख कारक हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक अक्षांश। कर्क रेखा भारत के, ये मानचित्र में देखिए, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा जाती है। इसके उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय और इसका जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और यह उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने पर भारत एशिया की अपेक्षा यहाँ ठंड कम पड़ती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है वायुदाब एवं पवन। वायुदाब भारत के उत्तर में एशिया और उसमें उच्च दाब स्थिति होती है, जबकि उसके उत्तर पूर्वी भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बना रहता है। इस प्रकार से उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर ये हवाएं चलती हैं और यहाँ वायुदाब दक्षिण इनकी गर्मियों के बदल जाती है। ये हिंद महासागर है, मानचित्र में सबसे नीचे हिंद महासागर को पार करके इसमें यहाँ गर्मियों के दिनों में उच्च दाब क्षेत्र, तो जबकि भारत के उत्तरी भागों में यहाँ ये निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अतः पवन की विशेषता होती है, पवन सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। तो ये हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा बदल जाती है इनकी, इसलिए इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है।
भारत में अधिकांश वर्षा इन दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा ही होती है। अगला महत्वपूर्ण कारक है इसमें हिंद महासागर का प्रभाव। हिंद महासागर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, इसलिए मानसून पवनें दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। धरातल का प्रभाव, जब यह इसमें हवाएं पर्वतों के सामने वाले भाग पर जब मानसून पवनों के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो एक और वर्षा कर देते हैं, तथा दूसरी ओर वर्षा से वंचित क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। सामने वाले भाग में जो है अधिक वर्षा होती है, जबकि उसके दूसरी ओर कम वर्षा होती है। धरातल का प्रभाव, चक्रवात भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। शीत ऋतु में चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है। 7वां बिंदु है इसमें जेट धाराएं, जेट प्रवाह। जेट इसमें धाराएं 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य, भारत 8 डिग्री से यहाँ से लेकर के इसकी जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक है। तो भारत 27 डिग्री से 37 डिग्री के बीच जो है इसमें जेट धाराएं विकसित होती हैं क्षोभमंडल में, और इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर तथा सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और इन चक्रवातों से वर्षा होती है। एल नीनो अंतिम 9वां बिंदु है। एल नीनो पूरे विश्व की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, और इसके कारण जो है इसमें पूर्वी प्रशांत महासागर, ये भारत के उत्तर में प्रशांत महासागर और पूर्व प्रशांत में पेरू तट पर यहाँ गर्म धारा प्रकट होती है, इसलिए इसका प्रभाव हिंद महासागर पर पड़ता है। और भारत की अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक होती है, जबकि अक्टूबर नवंबर में यह तमिलनाडु के तटों पर कुछ वर्षा होती है। यहाँ पर भारत से अगला बिंदु मानसून की वापसी, मानसून का आगमन। मानसून भारत इसमें मानसून पवनें नियमित नहीं होती हैं, बल्कि ये विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं से प्रभावित होती हैं। इसका समय जो है वो जून से सितंबर तक लगभग 120 दिनों का होता है, और इस समय इसमें यह लगातार कई दिनों तक होती रहती है। जब सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार वृद्धि इसमें जारी रहती है, तो इसे मानसून का प्रस्फोटन या मानसून का फटना भी कहते हैं। जब यह हिंद महासागर को पार करती है तो इसकी ये शाखाएं 2 भागों में बढ़ जाती है। इधर पश्चिम के हिस्से में ये अरब सागर का मानसून, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अरब सागर का मानसून जून के प्रथम सप्ताह में यह पश्चिमी तटों को पर पहुंचती है, तथा मध्य जून तक ये इसमें सौराष्ट्र और कच्छ के खाड़ को पार करती हुई यह उत्तरी पंजाब तक पहुंचती है। दूसरी शाखा, इसकी महत्वपूर्ण शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा है। यह इसकी शाखा यहाँ बांग्लादेश तथा म्यांमार बर्मा के पूर्वी भागों को पार करके मेघालय तक पहुंचती है, और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत के उत्तर में हिमालय पर्वत के अवरोध के कारण इनकी पवनों की दिशा जो है पश्चिम की ओर गंगा के मैदान की ओर बढ़ते हुए यह पंजाब तक पहुंचती है। इसमें भारत में ऋतुएं
भारत में 4 प्रकार की ऋतु होती हैं। सबसे पहले ऋतु जो है वो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु भारत में मध्य नवंबर से फरवरी तक का समय होता है। नवंबर के महीने भारत में शीत ऋतु, नवंबर और दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने सबसे ठंडे होते हैं, जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान धीरे धीरे घटता चला जाता है। चेन्नई का तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि उत्तरी मैदानों का तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस प्रकार जो है इस भागों में यहाँ उच्च दाब क्षेत्र तथा यहाँ निम्न दाब और यह ऋतु इसके अधिकांश वर्षा इसमें होती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ इसमें स्थानीय स्तर पर इसे महावट कहा जाता है और यह रबी की फसल के लिए सबसे अच्छी वर्षा होती है। दूसरे प्रकार की ऋतु ग्रीष्म ऋतु। इसका समय मार्च से लेकर के भारत में की दूसरी महत्वपूर्ण ऋतु ग्रीष्म ऋतु और इसका समय मार्च से लेकर के मई तक होता है। मई के अंत में यहाँ सबसे अधिक तापमान होता है। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर ये उच्च तापमान और वायु दाब कम होता है तथा यहाँ की जो हवाएं हैं वह इसमें हिमवृष्टि भी होती है तथा बैसाख के महीने में जो है पश्चिमी बंगाल में इन्हें काल बैसाखी के नाम से जो जाना जाता है और इसमें कर्नाटक और केरल में इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है तथा इस समय आम जल्दी पक जाता है और इस पवनों से होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे प्रकार की ऋतु जो है वर्षा ऋतु। इसे मानसून आगमन की ऋतु भी कहा जाता है। मानसून आगमन भारत में होने वाली अधिकांश वर्षा इसी ऋतु में होती है। इसे ऋतु को वर्षा की ऋतु कहा जाता है और इस ऋतु का समय जून से मध्य सितंबर तक होता है। मध्य सितंबर तक होने वाली को भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% वर्षा इस अवधि में होती है तथा यहाँ इस ऋतु में हिंद महासागर को पार करने से पहले यहाँ तापमान अधिक होता है। यह प्रशांत इसमें अधिक विषुवत को पार करने के समय यह गर्म यहाँ अधिक दक्षिण व उच्च दाब तथा ये निम्न दाब होता है। तो हवाएं यहाँ समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। समुद्र से स्थल की ओर चलने के कारण इनमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है और पवन की विशेषता होती है कि पवन सदैव उच्च वायु दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। तो इस ऋतु में मानसूनी पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलने के कारण इनमें आर्द्रता की पर्याप्त मात्रा होती है और ये इसमें दक्षिण की दिशा से आती है, इसलिए इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। भारत की अधिकांश यानी 75% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा ही होती है।
हिंद महासागर को पार करते समय इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। सबसे पहली शाखा अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा सबसे पहले ये आप देखें, इसके पश्चिमी, यहाँ पश्चिमी घाट के पहाड़ से टकरा करके ये सबसे अधिक वर्षा होती है। मानसून 10 जून के पास इसमें यहाँ इस ऊपर पहाड़ कच्छ के और सौराष्ट्र को पार करते मध्य प्रदेश तक पहुँचता है, तथा इसके बाद इस शाखा में बंगाल की खाड़ी की शाखा मैदानों को पार करती इसमें पश्चिमी भागों में ये मिल जाती है, तथा इसके बाद इसकी एक शाखा सौराष्ट्र और अरावली की पहाड़ियों को पार करते हुए ये राजस्थान में और पंजाब तक इसकी शाखाएं पहुंचती हैं, तथा इसके साथ में बंगाल की खाड़ी की शाखाएं आकर के ये पश्चिम से यहाँ मिल जाती हैं। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा, और यह बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले इसमें मेघालय में स्थित गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ यहाँ पर से प्रवेश करने के बाद यहाँ मानसून बिना वर्षा करे हुए नहीं निकाल पाता, और वर्षा करने के बाद ये मानसून पवने उत्तर की दिशा में नहीं बढ़ती है। उसका कारण है कि उत्तर में हमारा प्रहरी रक्षक हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के अवरोध के कारण इन हवाओं की दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाती है, और पश्चिम की दिशाओं की ओर गंगा के मैदान को पार करती हुई यह पंजाब तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ तक आते आते इन हवाओं की नमी कम हो जाती है। इस प्रकार ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दोनों शाखाएं उत्तर पश्चिम के भागों में एक दूसरे से मिल जाती हैं, और राजस्थान दोनों ही शाखाओं से ये वर्षा से वंचित रह जाता है। इस कारण जो है राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। चौथे प्रकार की जो ऋतु है उसे कहते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु, इसे मानसून वापसी की ऋतु भी कहा जाता है। मानसून वापसी की ऋतु अर्थात परिवर्तनीय मौसम। इस ऋतु का समय जो है अक्टूबर और नवंबर होता है। अक्टूबर के उसमें पहले सप्ताह में यहाँ अक्टूबर से लेकर के पहले सप्ताह में इसमें मानसून इसमें पश्चिम की ओर जो ये पीछे उत्तर में पीछे की ओर हटने लगता है, तथा यह हटते हुए मानसून की वर्षा भी कहा जाता है। यहाँ इसमें उत्तर में उच्च वायुदाब तथा दक्षिण में निम्न वायुदाब, तथा ये हवाएं जो है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, तथा कारोमंडल तट पर यहाँ वर्षा करती हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ इसमें एक विशेष लक्षण है, तथा यहाँ रूम सागर की ओर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातियों से वर्षा होती है। तो ये चक्रवातीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात बड़े ही विनाशकारी होते हैं, और इन चक्रवातों से कभी कभी बड़े ही जान माल की हानि होती है। ये उसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय भागों तक पहुंच जाते हैं, तथा इस प्रकार से जो है इस मौसम में इसे क्वार क्यूमस भी कहा जाता है। इसमें सामान्य इसका मौसम जो है ऐसा ही हो जाता है, अर्थात यह मौसम मानव को सहन करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे क्वार क्यूमस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हमने भारत की 4 ऋतुओं के बारे में अध्ययन किया। पहला ऋतु वर्षा ऋतु, जिसमें भारत की लगभग 75% वर्षा होती है। दूसरे प्रकार की ऋतु जो है ग्रीष्म ऋतु, इसका समय मार्च से मई तक। तीसरे प्रकार की ऋतु वर्षा ऋतु, और भारत की अधिकांश वर्षा जो है जून से सितंबर के मध्य होती है। इसमें चौथी शरद ऋतु, इसमें मानसून वापस होता है, अर्थात मानसून पीछे हटते हुए मानसून लौटते हुए मानसून की वर्षा भी कहा जाता है इसे, और इसमें चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है। यह इस प्रकार अगला बिंदु हमारा अध्ययन का है भारत में वर्षा का वितरण।
भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कहीं वर्षा अधिक होती है तो कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। अधिक वर्षा, इसमें निश्चितता और अनिश्चितता दो भागों में बांटते हैं। इन्हें निश्चितता वाले प्रदेशों में जो है पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, कोंकण तट तथा ये इसमें दक्षिणी मालाबार तट। दूसरा उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम आदि राज्य आते हैं। तथा अनिश्चितता वाले प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये हरियाणा तथा राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा आदि के राज्य निश्चितता। इस आधार पर इन अनिश्चितता वाले प्रदेशों को चार भागों में बांटा जाता है। पहले प्रकार की जो वर्षा, सबसे अधिक वर्षा ये मानचित्र पर दर्शाया है। पहले इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर वर्षा, इसे सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके संकेत के अनुसार इस सबसे पहले अधिकांश इस क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल तथा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जिनमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड ये राज्य इसमें सम्मिलित है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरे प्रकार की वर्षा इसमें साधारण वर्षा के नाम से जाना जाता है और इसे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में जो है ये इसमें आपका पंजाब का दक्षिणी हिस्सा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी इसमें मध्य प्रदेश, उत्तरी तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश आदि इसमें राज्य आते हैं और यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तीसरे प्रकार की वर्षा जो है अल्प न्यून वर्षा कहलाती है और न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये तीसरे प्रकार की वर्षा है। इसमें इस वाला क्षेत्र जो है ये इसमें इसके अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य पश्चिमी जो है इसमें ये महाराष्ट्र और ये केरल इसका क्षेत्र 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और चौथे प्रकार की जो है इसे बिल्कुल न्यून अर्थात अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र कहते हैं। इसे शुष्क प्रदेश भी कहा जाता है। इसमें पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक संपूर्ण क्षेत्र आता है ये, और यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस प्रकार से भारत की वर्षा को जो है हम चार भागों में, वर्षा के वितरण को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा सामान्य वर्षा, साधारण वर्षा क्षेत्र जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र होती है, ये पूरा ये इसका क्षेत्र है इसमें। और तीसरा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, इसके अंतर्गत ये यहाँ इसका ये मानचित्र के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। ये क्षेत्र जो है ये 50 से 100 सेंटीमीटर। और चौथे प्रकार की जो है इसमें शुल्क, यहाँ बिना वर्षा, इस वाले क्षेत्र में जो है बिना सिंचाई के कृषि कार्य भी संभव नहीं है। इस प्रकार भारतीय वर्षा के वितरण, चौथा अगला बिंदु हमारा अध्ययन का है जो इसमें भारतीय वर्षा की विशेषताएं। भारतीय वर्षा की विशेषताएं अनेकों विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता भारत के मानसूनी वर्षा लगभग 75% वर्षा होती है। और मानसूनी वर्षा से मतलब है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा, इसलिए भारत की अधिकांश वर्षा को जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। 75% वर्षा होती है। इस प्रकार अगर हम इसे ऋतु के अनुसार विभाजन करें वर्षा का, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें 75% वर्षा ऋतु में होती है, 13% वर्षा शीत ऋतु में होती है और 10% वर्षा बसंत ऋतु में होती है तथा 2% वर्षा इसमें शरद ऋतु में होती है। इस प्रकार से 75, 13, 10 और 2 बार अर्थात कुल मिलाकर के भारतीय कुल वर्षा को ऋतुओं के अनुसार विभाजन करें तो इस प्रकार का विभाजन प्रतिशतता में किया जा सकता है।
दूसरी प्रमुख विशेषता है वर्षा की अनिश्चितता। भारत में वर्षा की अनिश्चितता रहती है, अर्थात यह कभी जल्दी प्रारंभ हो जाती है तो कभी देर से प्रारंभ होती है। तीसरी प्रकार की वर्षा, इसमें वितरण की असमानता, अर्थात भारत में वर्षा के वितरण के वार्षिक वितरण के आधार पर हमने ये जाना कि भारत की वर्षा जो है वो कहीं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, कहीं जो 100 से 200, 50 से 100 और 50 से कम सेंटीमीटर वर्षा भी होती है। चौथे प्रकार की मूसलाधार वर्षा, भारत में कभी कभी इतनी तेज़ मूसलाधार वर्षा होती है, लगातार वर्षा होती है, यहाँ तक कि नदियों में बाढ़ें आ जाती हैं। बाढ़ें आने से जो है कभी कभी जो है जान माल की संपत्ति की भी हानि होती है। वर्षा की इसमें अनिश्चितता, अर्थात भारत के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां संसार का सबसे अधिक, मेघालय में मौसिनराम स्थान पर संसार की, भारत की ही नहीं बल्कि यह संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान में जो है सबसे कम वर्षा होती है। इस प्रकार से जो है छठी प्रमुख विशेषता है इसमें वर्षा, पर्वतीय वर्षा। भारत की लगभग 95% वर्षा जो है वो पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा अर्थात जो पर्वतों मानसून पवनों के मार्ग में पर्वतों के टकराने से होती है, उसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। और भारत की शेष 5% वर्षा चक्रवातों के द्वारा होती है, जिसमें चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। वर्षा की निश्चित अवधि है इसमें जून से सितंबर तक, इसमें भारत की लगभग 75% वर्षा होती है। इस प्रकार से जो है इसमें वर्षा की अल्पावधि अलग अलग होती है, जैसे इसमें पश्चिमी बंगाल में जो है 100, कोलकाता में जो है 118 दिन, चेन्नई में 50 दिन और मुंबई में 75 दिन, जबकि अजमेर राजस्थान में होता है, यहाँ वर्षा की अवधि जो है वो 30 दिन मानी गई है। इस प्रकार से जो है यह वर्षा की निरंतरता भारत में प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक मास में कहीं ना कहीं वर्षा होती रहती है। इस प्रकार की इस विशेषता को वर्षा की निरंतरता कहते हैं। भारतीय वर्षा की प्रमुख विशेषताओं को एक बार फिर पुनः याद कर लेंगे। सबसे पहली विशेषता मानसूनी वर्षा, भारत की 75% वर्षा मानसूनी होती है। दूसरे प्रकार की वर्षा जो है वर्षा की इसमें अनिश्चितता होती है। तीसरी विशेषता वितरण की असमानता। चौथी विशेषता मूसलाधार वर्षा, वर्षा की अवधि अल्प होती है तथा इसमें छठी विशेषता है इसमें वर्षा की निश्चित अवधि। और अगला 8वीं विशेषता है इसमें वर्षा की पर्वतीयकृत वर्षा। और वर्षा अंतिम यानी 9वीं विशेषता है वर्षा की निरंतरता बनी रहती है। अंत में हमारे अध्ययन का सबसे अंतिम बिंदु है भारतीय वर्षा की जब विशेषताओं के अध्ययन करने के बाद इसका जलवायु का क्या प्रभाव होता है। जलवायु का भारत के सभी रहने वाले प्राणियों और सभी मनुष्य के सभी प्रकार के कार्यों को प्रभावित करती है। इस प्रकार से जलवायु का प्रभाव हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत से जान सकते हैं। पहला इसमें जो है प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव। प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव। दूसरा प्रभाव जो है जीव जंतुओं पर प्रभाव। कृषि पर प्रभाव। चौथा प्रभाव मानव के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रभाव। और अंतिम प्रभाव जो है पांचवा इसमें जनसंख्या पर प्रभाव। पहला प्रभाव है प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव, अर्थात
किसी भी क्षेत्र अथवा स्थान की प्राकृतिक वनस्पति वहाँ के तापमान, मिट्टी और वर्षा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार की वहाँ के तापमान होगा, मिट्टी होगी, वर्षा होगी, उसी प्रकार की वहाँ प्राकृतिक वनस्पति होगी। इस प्रकार भारत में जो है 6 प्रकार की जो है 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। दूसरा, जीव जंतुओं का प्रभाव। कुछ जीव जंतु वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं तथा कुछ जीव जंतु जो है वो जल में निवास करते हैं, इसलिए इन जीव जंतुओं को भी जो है जलवायु प्रभावित करती है। कृषि पर प्रभाव। कृषि के कार्य अर्थात जलवायु को प्रभावित करती है और जलवायु के अनुसार ही जो है कृषि, जिस प्रकार से इसमें ऋतुओं के अनुसार कृषि का कार्य मनुष्य संपूर्ण करते हैं। मानव के शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव। मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। शीत ऋतु में जो है मानव शारीरिक श्रम बहुत कम कर पाता है की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में जो है अधिक समय अधिक घंटे तक काम कर सकता है। 14, जनसंख्या पर प्रभाव। गर्म जलवायु में इसमें प्रजनन शक्ति अधिक होती है, ठंडे प्रदेशों में प्रजनन शक्ति कम होती है। इस प्रकार से यह भारत की जलवायु का अध्ययन हमने भारत के जलवायु और मौसम के अर्थ से लेकर के उसके जलवायु के प्रभाव तक आज के शिक्षण के आधार पर मैं आप सभी से ये आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंतिम तक इसको देखें और अधिक से अधिक अपने सभी साथियों में इसे प्रसारित करते। इसी के साथ धन्यवाद।